So in this video we are going to discuss about your Ijaradari system and this study material is based on your CBSE pattern book class 8. ओके तो क्लास 8 की जो CBSE की बुकें चलती हैं उन पर ये बेस है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इजारादारी सिस्टम क्या है। इजारादारी सिस्टम देखिए, यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले उनका जो सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि किस तरीके से रेवेन्यू, ठीक है, किस तरीके से रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को कैसे वसूला जाए, ये उनका टारगेट था। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया में वो रेवेन्यू सेटलमेंट करते हैं और 3 तरह की राजस्व भू राजस्व व्यवस्था को लागू करते हैं। एक को बोलते हैं पीसी, पी मीन्स परमानेंट, सी मीन्स कार्नवालिस। ओके, तो इसको भी हम बाद में समझते हैं। एक थी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी थी रैयतवाड़ी सेटलमेंट, तीसरी थी महालवाड़ी सेटलमेंट और पहला था इजारादारी व्यवस्था। इजारादारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किसने किया? इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है? लागू किसने किया? तो इसको लागू करने वाले जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। ओके, क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। याद आप कैसे कर रखेंगे? इसको याद रखने का बेस्ट जो ट्रिक है वो है इज, IS, इज माने है। ओके, क्या है? W और H है ना, WH या WH भी अगर आपको ना याद हो तो आप HW सबको याद रहता है ना, डायरी में देखिए आपको डेली होमवर्क दिया जाता है ना। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है HW इज। ओके, तो I फॉर इजारादारी, S फॉर सिस्टम, और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है? सो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। ठीक है, अब इसमें जो रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक इंटरमीडिएरी पर्सन बनाया गया था जिसको कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते थे। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स होता कौन था? ये कॉन्ट्रैक्टर्स वही जमींदार जो होता था, जमींदार हो गया, ठीक है, मनी लेंडर हो गए जिनको आप साहूकार बोलते हैं, मनी लेंडर हो गए। तो विलेज के जो एक प्रकार से जो लोकल किंग हुआ करते थे वही जमींदार हो गए थे। ठीक है, वही रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। कौन कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था? तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब चलिए इजारादारी व्यवस्था में और कौन से की पॉइंट थे उसको देखते हैं। अब इजारादारी व्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्टर्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी वो 5 ईयर के लिए दी गई थी। कितने ईयर के लिए? कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, कि 5 साल तक आप जो है रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन इजारादारी व्यवस्था आगे चल करके फेल हो जाती है। अब क्यों फेल हो जाती है, चलिए इसको हम समझते हैं, क्यों इजारादारी व्यवस्था आखिर में फेल होती है। ठीक है, तो एक है एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। ठीक, क्या है? एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। सेकेंड क्यों फेल हुई? सेकेंड इसका रीजन है ऑकेजन पीरियडिकली, और थर्ड है पीजेंट एक्सप्लॉइटेड का मतलब ये होता है कि पीजेंट जो थे, जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो क्या होते थे? वो अपने आप को एक्सप्लॉइटिव फील करते थे। एक्सप्लॉइटिव का मतलब होता है शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। अब ये शोषण क्या है? शोषण का मतलब होता है ऑप्रेस। समबडी इज फीलिंग टू मोर देन ही इज गिविंग मनी, कि जब कोई ऐसा फील करता है कि नहीं उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। तो इस समय ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे, वो लोग किसानों से इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कि किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, तो एक तो फेल होने का क्या रीजन था? पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, दूसरा क्या है? ऑकेजन पीरियडिकली। अब आपने पीछे देखा था कि जो ऑकेजन हुआ था वो 5 ईयर्स के लिए हुआ था ना, 5 ईयर्स के लिए। अब 5 साल के लिए नीलामी एक बार हो जाती थी, तो उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर होता था
ना तो वो खेती में कोई इन्वेस्टमेंट करता था। जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार जो है सिंचाई की व्यवस्था, यूरिया पे सब्सिडी ये वगैरह देती है, लेकिन उस समय ना ही गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, और ना ही जो है कॉन्ट्रैक्टर्स, कोई भी खेती किसानी पर ध्यान नहीं देता था। सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट ये था कि कितना ज़्यादा हम यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी ऑकेजन पीरियडिकली। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो 5 साल तक वसूल कर लेता था, उसके बाद में कोई दूसरा आता था वसूलने के लिए। ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता था वो जितनी की बिडिंग लगाता था, क्या बिडिंग, बिडिंग मीन्स बोली लगाना, है ना। वो जितनी की बोली लगा करके एक स्पेशल एरिया को, मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, और इस खेत को उसने बोली लगा करके ले लिया 10 लाख रुपए में कि चलिए सर जो है मैं आपको 10 लाख रुपए एनुअल दूंगा या मंथली दूंगा। और पता लगा जितने का उसने बोली लगा दिया इतना तो वहाँ से मिल ही नहीं रहा है, उतने की वसूली हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में ना तो कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा रुचि लेगा और किसान तो रुचि बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ऑलरेडी क्या फील कर रहा है, एक्सप्लॉयटेटेड फील कर रहा है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनसे कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक एवरीबडी हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इजारादारी सिस्टम एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ इजारादारी सिस्टम, वारेन हेस्टिंग्स। व्हाट वाज द, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, सो कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, व्हाट वाज द टाइम ऑफ इजारादारी सिस्टम, तो 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए इजारादारी सिस्टम को अलॉटमेंट किया जाता था एक कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है, वही जमींदार, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले। ठीक है, और इसके फेल होने का रीजन क्या था, तो एक थी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, सेकेंड वाज दी ऑकेजन पीरियडिकली। ऑकेजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीलामी, जिसको मैंने आपको बताया बोली लगाना। ठीक है, इसका मतलब होता है नीलामी। ओके, और तीसरा क्या था, पीजेंट एक्सप्लॉयटेटेड, कि पीजेंट क्या थे, अपने आप को एक्सप्लॉयटेड फील करते थे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा ट्रिक बोल दे रहा हूँ, इजारादारी सिस्टम की क्या क्या ट्रिक हो गई। देखिए ट्रिक से एक बार इसको याद कर लीजिए। एक तो हो गया इज, HW होमवर्क है, ठीक है, I फॉर इजारादारी, S फॉर सिस्टम, HW मीन्स वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया था, लागू किया था। दूसरी बात, 5 ईयर्स के लिए इसका क्या था, इसकी पीरियड, इसका पीरियड ऑकेजन का पीरियड क्या था, 5 ईयर था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं AP 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 और PE, है ना, पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप AP करके याद कर सकते हैं। AP मतलब आंध्र प्रदेश होता है ना, जैसे UP मतलब उत्तर प्रदेश होता है, ऐसे AP मतलब आंध्र प्रदेश होता है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक हो गई आपको याद करने के लिए। देखिए कौन कौन सी हो गई। एक तो हो गई IS वारेन हेस्टिंग्स, दूसरी हो गई क्या कहते हैं AP, A मीन्स एक्चुअल, P मीन्स प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट इज ए एक्चुअल प्रोडक्टिविटी और ऑकेजन पीरियडिकली। ओके, और पीजेंट एक्सप्लॉयटेटिव, PE। ठीक है, अगर अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में वो हमको बताएगा।